साथियों जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और भूगोल की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में सबसे पहले हमने देखा था भारत की अवस्थिति मैप पर कि भारत मैप पर कहाँ स्थित है। भारत के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम लोगों ने जाना था, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, इन सब के बारे में जाना था। उसके बाद दूसरा मैप हमने देखा था भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। उसमें मैंने चर्चा की थी आपसे जल विभाजक के बारे में, पूरब से पश्चिम कौन नदियाँ बहती हैं और उत्तर से दक्षिण नदियाँ कौन बहती हैं, उसका कारण क्या है। तो कारण जो है भारत का उच्चावच है, जैसी जिधर ढलान होगी नदियों का भाव उधर ही होगा, ठीक है ना। तो भारत की प्रमुख नदियों के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ। मैं आप सिंधु नदी तंत्र के क्रम में आगे बढ़ूँ इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कर दें ताकि उनको भी जो है अच्छे वीडियोज़ का लाभ मिलता रहे, ठीक है। और अगर आप डेडिकेटेड होकर के किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं जैसे UPSI, UPTT आदि की, तो आप चाहे तो कोचिंग जंक्शन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप, और चाहे जो है लॉगिन कर लीजिए www.coaching.in पर। दोनों पर लॉगिन करके आप कोर्सेज परचेज कर पाएंगे और अपनी तैयारी को लगातार अच्छे से अंजाम दे पाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो आधारित है सिंधु नदी तंत्र पर, इंडस रिवर सिस्टम पर। अब सिंधु नदी तंत्र पर जाए उससे पहले जो है देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं। तो उस दिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भारत के जो है अगर देखा जाए तो दो प्रमुख नदी तंत्र दिखता है। वैसे तो एक नदी तंत्र दिखता है आपका हिमालयन नदी तंत्र, जिनका उद्गम स्रोत हिमालय या उसके आसपास से है। यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं उन्हें हिमालयी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालयी नदी। दूसरे नदियों को आप कह सकते हैं कि दूसरी अन्य नदियाँ क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती हैं। अब हिमालयन नदियों की बात करेंगे तो यहाँ जो है आप पाएंगे कि लगभग 3 नदी तंत्र है। कितना नदी तंत्र है? 3 नदी तंत्र है। यहाँ इस रेखा के अगर आप बाएं तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का नदी तंत्र है। इसके बाद से इधर इस क्षेत्र में जो है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, और तीसरा जो सिस्टम है वह है ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों का। तो कुल मिलाकर के हिमालयन नदी तंत्र के 3 भाग आप कर सकते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस क्रम में सबसे पहले आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। फिर अगले वीडियोज में गंगा नदी तंत्र को समझेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी को समझेंगे और उसके बाद फिर प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग जाएंगे। उसके साथ साथ मध्य भारत की कुछ अन्य नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु नदी तंत्र का जो है सिंधु नदी तंत्र में लगभग कितनी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो है हम सिंधु नदी से ही चर्चा कर लेते हैं। किससे चर्चा कर लेते हैं? सिंधु नदी से चर्चा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सिंधु को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सिंधु को अंग्रेजी में कहा जाता है इंडस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? इंडस। और आपने देखा होगा कि भारत का नाम क्या है? इंडिया है, ठीक है ना। भारत का नाम क्या है? इंडिया है। तो कहीं न कहीं जो भारत का इंडिया नाम है वह कहाँ से पड़ा है? वह इंडस से पड़ा है, यानी सिंधु नदी से भारत का नामकरण हुआ है इंडिया, ठीक है ना। इंडस से सिंधु नदी होता है और इंडस से भारत का नामकरण क्या हो गया? इंडिया हो गया, ठीक है ना। कुछ लोग जो है सिंधु से जो है भारत को क्या बोलने लगे? सिंधु को हिंदू, और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान भी बन गया। तो भारत का नामकरण जो है इस सिंधु नदी के कारण जो है हुआ है, चाहे हिंदुस्तान हो और चाहे इंडिया हो, ठीक है ना। फिर आपने जाना था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। वह जो है इसी नदी और इस नदियों के सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ते होंगे, प्राचीन भारत की सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना।
और सिंधु नदी जब निकलती है तो यह जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के बाद लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए यह प्रवाहित होती है। इसके उत्तर क्या होता है? लद्दाख पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में क्या होता है? जास्कर पर्वत श्रेणी होता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेंगे, ध्यान दे लेंगे कि सिंधु नदी जब जम्मू और कश्मीर में प्रवाहित होती है तो यह लद्दाख और जास्कर दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है और कितने दूर जो है यह बहती है। ठीक है ना, तो सिंधु के अगर उद्गम की बात करें तो आप देख रहे होंगे, अगर भारत के नक्शे की बात की जाए तो यह भारत का मानचित्र है। संपूर्ण भारत के मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप उत्तर भारत का अगर मैप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि यह जो है क्या है? उत्तर भारत का मैप है, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, क्या दिखाई पड़ रहा है? जम्मू कश्मीर दिखाई पड़ रहा है। भारत के इस तरफ का जो क्षेत्र है, पश्चिम तरफ का क्षेत्र है, वह क्या है? वह पाकिस्तान का क्षेत्र है। और जम्मू कश्मीर के जो पूरब का क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? चीन का क्षेत्र है। ठीक है ना, किसका क्षेत्र है? चीन का क्षेत्र है। अब सिंधु नदी की हम बात करेंगे तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वह जो है यह जो क्षेत्र है यह तिब्बत का क्षेत्र है। और तिब्बत जो है चूँकि चीन का हिस्सा है, भारत के नज़रिए से भी तिब्बत चीन का हिस्सा माना जाता है, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वह कहाँ है? तिब्बत यानी चीन में है। तिब्बत में एक जो है कैलाश श्रेणी है, आपने सुना होगा कैलाश पर्वत, और मानसरोवर के निकट जो है एक सिंगी खम्बान नाम का स्थान है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? सिंगी खम्बान बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। तो सिंगी खम्बान के निकट से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है ना, यह कहाँ है? यह जो है कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रेणियों में स्थित है और मानसरोवर झील के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे भारत से कुछ लोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जाते हैं, बहुत पवित्र और पूर्ण ये यात्रा मानी जाती है, खासकर हिंदू धर्म के लोगों के लिए। तो मानसरोवर जो झील है उसी झील के निकट जो है इसका क्या है? उद्गम स्थल है। ठीक है ना, सिंगी खम्बान नाम की जगह से यह निकलती है। और निकलने के बाद दिशा अगर आप देखें तो दिशा आपने पढ़ा होगा मैप में, ऊपर की दिशा को उत्तर बोलते हैं, नीचे की दिशा को दक्षिण बोलते हैं, दाहिने की दिशा को पूरब बोलते हैं और बाएं की दिशा क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि उद्गम स्थल से यह सबसे पहले किधर बहती है? सबसे पहले जो है पश्चिम होते हुए, फिर थोड़ा सा ऊपर का मतलब उत्तर होते हुए, फिर उत्तर पश्चिम होते हुए जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में इसी प्रकार से पाकिस्तान में दक्षिण और पश्चिम बहते हुए। ठीक है ना, भारत में इसका बहाव कैसा है? भारत में इसका बहाव आप देखेंगे तो पाएंगे इस दिशा के क्रम में है। यह जो दिशा है यह है उत्तर और पश्चिम। तो भारत में जो सिंधु नदी का बहाव है यह उत्तर पश्चिम की दिशा है, और पाकिस्तान में जाने के बाद यह जो है इसकी दिशा बदल जाती है और इसकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम हो जाती है। कैसी हो जाती है? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में चलते चलते यहाँ जो है पंचनद के निकट इसे 5 नदियों का जल प्राप्त होता है। 5 नदियाँ और कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो पंचनद के पास, मिठेनकोट के पास जो है इसको 5 नदियों का जल प्राप्त होता है। और फिर जो है इस जल को ग्रहण करते हुए यह जो है देखेंगे तो यह अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है ना, तो कई बातें यहाँ पता चली सिंधु नदी के बारे में। एक तो पता चला कि सिंधु नदी का जो उद्भव स्थल है वह भारत नहीं बल्कि कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है ना, और तिब्बत में यह कैलाश श्रेणी के निकट सिंगी खम्बान नाम से उद्गमित होती है और वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हुए पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में इसका बहाव कैसा है? दक्षिण पश्चिम की तरफ है और यह अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। ठीक है ना, तो सिंधु नदी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अरब सागर में विसर्जित करती है। फैक्ट देखेंगे तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है ना, 2880 किलोमीटर यह पूरी लंबाई है। इसके उद्गम स्थल से लेकर के विसर्जन स्थल तक की पूरी दूरी कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में देखेंगे तो भारत में आप पाएंगे कि भारत में इसका जो बहाव का क्षेत्र है
बहाव की दूरी है वह 710 किलोमीटर है। यानी अगर यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, भारत के बहाव का स्थल देखेंगे तो वह कितना है, 710 किलोमीटर है। ठीक है ना। और सिंधु नदी एशिया की बड़े नदी तंत्रों में से एक है। ठीक ना। अब सिंधु नदी आपने देख लिया। अब सिंधु की जो है कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में भी देखते चले। बड़ी सहायक नदियों के अलावा थोड़ा सा हम लोग जो है छोटी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। एक नदी हम देखेंगे तो ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे जो है तभी आपको समझ में आएगा। एक नदी है जो है श्योक, वह इधर से आते हुए नुब्रा नदी में मिल जाती है। और नुब्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यहाँ है। तो नुब्रा नदी जो है, नुब्रा और श्योक नदी जो है आते 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 इसके जो है दाहिने जो है तट पर मिलती है। ठीक है ना। श्योक और नुब्रा जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है ना। और फिर यहाँ आने पर इसको गिलगिट आदि नदियाँ मिलती हैं। और इधर आएंगे तो पाएंगे कि आप कुर्रम, एक नदी क्या है, कुर्रम मिलती है, काबुल नदी मिलती है, तोची नदी मिलती है, गूमल नदी मिलती है, झौब नदी मिलती है। तो ये सब जो है सिंधु नदी की अन्य छोटी नदियाँ हैं। इधर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो अन्य नदियाँ हैं वो सब भी जो है इसमें मिलती है। तो इसको हम अगले क्रम में देखते हैं। सिंधु की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, 5 जो उसकी सहायक नदियाँ हैं उनको कहा जाता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। मैंने आपको एक क्रम बताया था कि इसको याद करना हो तो आप याद करेंगे श्री, बालक, राम, इज, चीफ, जस्टिस ऑफ इंडिया। इस क्रम में आप जो है इनका उत्तर दक्षिण का क्रम याद कर सकते हैं। ठीक है ना। नीचे से आप बढ़ेंगे, मतलब दक्षिण से आप बढ़ेंगे तो सतलज पड़ेगा, फिर ब्यास पड़ेगा, फिर रावी पड़ेगा, फिर चिनाब पड़ेगा, फिर झेलम और फिर सिंधु नदी पड़ता है। यह इसके नदी क्रम को याद करने का तरीका है कि श्री, बालक, राम, इज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब सिंधु नदी के उद्गम स्थल को हमने देख लिया, उसके विसर्जन स्थल को देख लिया। एक छोटी सी नदी श्योक और नुब्रा पड़ रही थी, उसको हमने देख लिया। यह देख लिया कि भारत में इसकी कुल दूरी है 2880 किलोमीटर, सिंधु नदी की कुल दूरी 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 710 किलोमीटर इसका प्रवाह पड़ता है। अब हम आइए देखते हैं कि झेलम नदी जो है सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि झेलम का जो उद्गम स्थल है वह भारत के जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में यह जो है वेरीनाग झरने के निकट से निकलती है और इधर से प्रवाहित होते 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 फिर जो है इस तरफ से प्रवाहित होते हुए जो है यह अपना जल कहाँ विसर्जित कर देती है, चेनाब में। ठीक है ना। तो सिंधु जो है किस नदी से मिलती है, चेनाब नदी से मिलती है। तो यानी मैं झेलम की बात कर रहा हूँ। झेलम जो है किससे मिलती है, चेनाब नदी से मिलती है। तो आप यह कह सकते हैं कि झेलम जो है चेनाब नदी की एक सहायक नदी है, क्योंकि उसका जल कहाँ मिलता है, चेनाब नदी में आकर के मिल जाता है। ठीक है ना। और सिंधु का जो उद्गम स्थल है वह है वेरीनाग झरना। वेरीनाग जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है और आप देखेंगे तो यह बिल्कुल डल झील के निकट से होते हुए यह गुजरती है। किसके निकट से, डल झील के निकट से होते हुए गुजरती है। यहाँ जो स्थल है इसको कहते हैं डल झील। और श्रीनगर के उत्तर दिशा में यह जो है बहती हुई प्रवाहित होती है। पहले तो यह जो है पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, उसके बाद फिर जो है दक्षिण दिशा में, फिर दक्षिण पश्चिम में होते हुए चेनाब नदी में जाकर के यह मिल जाती है। ठीक है। इसकी लंबाई कुल है 720 किलोमीटर। ठीक है ना। कितनी लंबाई है इसकी, 720 किलोमीटर झेलम की लंबाई है। अब झेलम के बाद देखते हैं सिंधु की अन्य सहायक नदी चेनाब के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में, चेनाब के बारे में देखते हैं। तो चेनाब अगर आप देखेंगे तो इधर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो चेनाब है एक धारा यह है और एक धारा यह है। इन दोनों धाराओं से मिलकर के चेनाब नदी का निर्माण होता है। ठीक है ना। इन दो धाराओं से मिलकर के चेनाब नदी का निर्माण होता है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी से आप कह सकते हैं। ठीक है ना। अब चेनाब नदी की 2 धाराएं हैं, एक को बोलते हैं चंद्रा और दूसरे क्या बोलते हैं, भागा। तो कभी कभी इसको जो है चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी बोलते हैं, क्योंकि यह जो है
दो धाराओं से मिलकर के बना हुआ है। एक है चंद्रा ये, और एक है ये, चंद्रा और भागा। दो नदी धाराओं से मिलकर के चेनाब नदी का निर्माण होता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट है। कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट है। और बारालाचा दर्रा कहाँ है? भारत के ही जम्मू कश्मीर राज्य के निकट है। ठीक है ना, बारालाचा दर्रा। इसकी अगर आप लंबाई देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो है कुल 1180 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है ना। चेनाब नदी की दो धाराएं कौन कौन सी है? चंद्रा नदी और भागा नदी। ठीक, यह जो है सिंधु की बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। अब चलिए, हमने देख लिया सिंधु, झेलम, चिनाब। अब हम देखेंगे रावी नदी कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो रावी नदी को हम देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो है रोहतांग दर्रे के निकट निकलती है। कहाँ? रोहतांग दर्रे के निकट जो है इसका उद्भव स्थल होता है, और वहाँ से यह बहते हुए सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। सॉरी, मैं जो है ब्यास की बात कर रहा था। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया यह जो है ब्यास का है। रावी नदी जस्ट इसके ऊपर है। यह है जो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हुई जो है यह जा करके चिनाब नदी में मिल जाती है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, रावी को भी, यह जो है चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, चिनाब और रावी एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। ठीक है ना। रोहतांग दर्रा वही जहाँ से इस समय भारत का सबसे लंबा जो है अंडरग्राउंड रोड गुजरा है ना। आपने पढ़ा होगा अटल बिहारी वाजपेयी टनल, पढ़ा है ना। रोहतांग दर्रा से ही होकर के गुजरा है, क्योंकि यहाँ से जो है लद्दाख के लिए सीधा जो है रोड निकलती है। ठीक, जो इसी से बनाया गया है। इसकी जो दूरी है वह दूरी कितनी है? कुल 725 किलोमीटर है रावी नदी की। रावी के बाद जो अगली नदी आती है वह नदी है ब्यास नदी। ठीक है, क्या नदी है? ब्यास नदी है। और आप पाएंगे कि ब्यास नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? ब्यास नदी का भी उद्गम स्थल बिल्कुल रोहतांग दर्रे के निकट से है। ठीक है ना। और यह जो है सतलज की सहायक नदी है। ठीक है ना। बहते लास्ट में कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी तंत्र में यह मिल जाता है। तो उद्गम स्थल इसका कहाँ है? रोहतांग दर्रे के निकट है। इसकी दूरी जो है भारत में कुल कितनी है? 460 किलोमीटर है। ब्यास के बाद जो और दूसरी नदी आती है उसको हम बोलते हैं सतलज नदी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत के बाहर तिब्बत में है। कहाँ है? भारत के बाहर तिब्बत में है। और यह मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से? राक्षस ताल से। आप अगर सिंधु और सतलज के जो है उद्गम स्थलों को देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों के उद्गम स्थलों में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। यह है सिंधु का उद्गम स्थल और यह है सतलज का उद्गम स्थल। दोनों जो है, दोनों के बीच में यहाँ कहीं जो है मानसरोवर झील पड़ता है। ठीक है ना। क्या पड़ता है? मानसरोवर झील। अब सतलज नदी जो है इस राक्षस ताल से निकल करके पश्चिम दिशा में बहते हुए, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा में बहते हुए, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते बहते पंचनद के निकट जो है मिथिन कोट में फिर सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है ना। इसकी कुल दूरी है 1450 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल दूरी कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है ना। सतलज नदी क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। तो यह जो है वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। इसमें दिए गए सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें, याद कर लें। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, खासकर क्रम भी आप याद कर लें। इसके बाद जो है कुछ और फैक्ट मैं प्रयास करूंगा कि सिंधु नदी तंत्र के सहायक, सिंधु नदी की जो है सहायक नदियों के बारे में आपको बताऊं। और उसके बाद मैं शुरू करूंगा गंगा नदी का तंत्र, गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।